हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन का बीपीएससी प्री एग्ज़ाम मॉडल सेट नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैनल पे फ्रेंड ढेर सारे बीपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट्स हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आप उन सारे मॉडल पेपर को देख सकते हैं और अपने तैयारी को जज कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे डेली बाई डेली इसका आपको मॉडल जो प्रैक्टिस सेट्स है उसके पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से और जब तक कि पहला जो चुनाव नहीं हुआ 1951-52 तक अंतरिम एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या आप कह सकते हैं कि अंतरिम संसद के रूप में ये संविधान सभा ने ही 26 जनवरी 1950 से और 1951-52 तक इनके द्वारा कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो संविधान के भाग 9 क्लॉज ख में सहकारी समितियों का उपबंध मिलता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, संविधान सभा के किस अनुच्छेदों में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध जो है अनुच्छेद 312 में आपको देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश से हमने लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है और संसदीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। वहीं हम बात करें जैसे प्रियम्बल, तो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना जो है हमने कहाँ से लिया है? तो प्रस्तावना जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्समीक्षा जो है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है वो हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन मूल कर्तव्य की बात करें तो हमने कहाँ से लिया है? तो ये रसिया के संविधान से लिया है। वहीं हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है। और समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है फ्रेंड? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी का प्रावधान जो है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है, 3 प्रकार की इमरजेंसी, वो हमने कहाँ से लिया है? तो जर्मनी से हमने लिया है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कहा गया यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये लिनलिथगो का कार्यकाल है और वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में इस बात को कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति की बात करें फ्रेंड तो ये 47, कितना? अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 47, यानी स्केड्यूल्ड जो ट्राइब होते हैं उनके 47 और जो स्केड्यूल कास्ट होते हैं उनके 84। तो आप देखेंगे 7 4 11 8 4 12 1 13 131, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु की निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका अधिकतम आयु क्या होता है? 65 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 7 के बाद आइए 8 क्वेश्चन हम जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो पंचशील, ये आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में
1954 में, कब 1954 में, ये 29 अप्रैल 1954 को ये जो है इंडिया और चाइना के बीच ये साइन हुआ था। और इसका मतलब था कि दोनों एक दूसरे के बीच एक मैकमोहन रेखा खींची गई थी, मैकमोहन लाइन जिसे कहते हैं। और उसका मेन उद्देश्य था, इसमें 5 प्रकार की बातें कही गई थी। तो यही पंचशील समझौता है, लेकिन इसको चीन जो है अभी इसे नकारता है, मानता नहीं है और बार बार वो इंटरफेयर हमारे जो सीमाओं में जो है वो करता रहता है। अगला है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पंजाब में पहली दफ़ा करी गई 1951 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको संविधान सभा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो किनको बनाया गया था? जेपी कृपलानी प्रस्ताव के द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। लेकिन उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो एससी मुखर्जी जी को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध को हम लोग फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं फिलिप वक्र के बाद अगला देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और क्या शामिल है? और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो बैंक दर कम करने का क्या प्रभाव होगा? तो बाजार में अधिक तरलता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो आरबीआई अल्पकालिक जमा पर वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है। और रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि उपयुक्त में से ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है आपको बताना है फ्रेंड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो सरकार के द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण कौन सा है, ये इन्होंने पूछा है। उपयोग करके सही को चुनें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋण पुनर्भुगतान, और उसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन है कि घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है?
तो कौन सा विकास हो सकता है? पहला है मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकता है, बिल्कुल सत्य है। सरकारी कर्ज में वृद्धि हो सकता है, बिल्कुल। और धन की आपूर्ति में वृद्धि हो सकता है। चालू खाते घाटे में सुधार, ये गलत है, यानी 1, 2, 3 आपका सत्य हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 19 देखते हैं। कहा गया संसद में बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा ये आर्थिक मामलों का विभाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है, क्यों? तो मुद्रास्फीति के कम दर को आवश्यक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ट्रू है, सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया कि ICDS बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। ICDS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को पढ़ना है और इन पे विचार करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला इन्होंने कहा कि यह अन्य सेवाओं के साथ साथ 6 साल के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बच्चों पर लागू है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें कहा गया है कि यह अन्य सेवाओं के साथ साथ 6 साल के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है, ये गलत है। दूसरा कहा गया यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों पर लागू है। गरीबी रेखा से नीचे का ये कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कोई भी हो, तो यह शहरी या दोनों तरह के गरीबी रेखा हो या चाहे मिडिल क्लास हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इन्होंने कहा था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य नहीं है, तो हम सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। और इसमें कौन सा काम नहीं है अगर हम बात करें तो देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निर्यात आयात बैंक, ये सी गलत है। बाकी जो है सारे काम इनका है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो खुली अर्थव्यवस्था बेसिकली है क्या? तो निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है, उसको हम लोग खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला है हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित में से किसका भरपूर स्रोत होती हैं? तो बेसिकली हरी पत्तेदार सब्जियों में 14 विटामिन में से 8 विटामिन पाई जाती हैं, जिसमें विटामिन ए भी शामिल है, विटामिन B2 भी शामिल है और विटामिन सी और ई के अलावा अन्य विटामिन शामिल होते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, हमारा ई आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 से 4 साल के बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें कि दूध के दांत में शामिल नहीं है तो अग्र चवर्णक इसमें शामिल नहीं होता, बाकी ये कृंतक, रदनक, चवर्णक ये शामिल होते हैं। वैसे दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए 26 क्वेश्चन को देखेंगे। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो वयस्क मानव की बात हो रही है, तो ये 1.5 लीटर मूत्र जो है ये उत्सर्जित एक वयस्क मानव करता है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट कोशिका अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो रक्तचाप को कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं, तो वो कौन है, तो आर्कियोप्टेरिक्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव्य में संवहन के द्वारा होता है। अगला है जी, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होते हैं, तो ये होते हैं उभयचर और सरीसृप में। देखिए मछलियों में दो कक्षीय हृदय होते हैं, वहीं पक्षियों और सरीसृपों की बात करें तो इसमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। अगला देख लेते हैं 32 क्वेश्चन क्या कहा गया, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो पहला कार्बनिक यौगिक की बात करें तो वो था फ्रेंड आपका यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यूरिया की बात करें तो 1828 में वोल्कर के द्वारा इसे पहली बार निर्मित किया गया था। अगला है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, तो चूना पत्थर का निर्माण इस्तेमाल की बात करें तो ये फ्लक्स के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, तांबा में पाया जाता है, सोना में भी त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है और नहीं पाया जाता है आपसे बोला है, तो तांबा सोना चांदी इसमें पाया जाता है लेकिन ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। तो तांबा सोना और चांदी की बात करें निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, तो तांबा सोना चांदी में पाया जाता है, ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जरा कि निम्न में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है, तो वाष्पीकरण के दर में कमी आती है नमी के कारण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है, तो पाइसी कारक की बात करें तो साबुन एक पाइसी कारक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे किस प्राणी में प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन का विलय जो होता है वो केंचुआ में हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सामान्यतया स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है, तो पुरुषों की तुलना हम स्त्रियों के तारतम्य की बात कर रहे हैं तो पुरुषों की तुलना में यह अधिक होती है, इनका पिच जो होता है मेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। अगला है जल आयनिक लवण का सुविलायक है, तो जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्यों, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता वो भी बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका भी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कहा गया ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, इसलिए ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, आर्किमिडीज नहीं है फ्रेंड, ये पास्कल का सिद्धांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमिन में ये पाया जाता है, किसमें, साइनोकोबालमिन में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। वहीं हम बात करें विटामिन B6 की
तो विटामिन B6 को हम लोग विटामिन B6 की अगर हम बात करते हैं तो इसको पायराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, पायराडॉक्सिन, और इसकी कमी के कारण त्वचा रोग होता है। वहीं विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं और बेरी रोग इसकी कमी के कारण होता है। और विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन इसे बोलते हैं और इसके कारण वृद्धि रुक जाती है और छाले जो हैं जीवा वगैरह में पड़ते हैं। आगे लोजा की काला अवधि की बात करें तो लोजा की काला अवधि क्या होती है, लंबाई के ऊपर ये लोजा की काला अवधि निर्भर करती है। अगला है सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो सदिश नहीं है आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश बीटा किरणों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला देखते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें शक्करों में सबसे मीठा है, तो शक्करों में सबसे मीठा क्या है, फ्रक्टोज जो है सबसे मीठा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा उसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। और वहीं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नंदा देवी। कौन है, नंदा देवी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो नंदा देवी की ऊंचाई जो है वो 7,186 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होता है। अगला आइए निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कहा गया असत्य कथन की पहचान करनी है आपको, तो इसमें कहा गया है कि किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, ये सत्य है। रोहतास जिला केवल झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है, ये भी सत्य है। कैमूर असत्य आपसे पूछ रहा है, तो कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। पश्चिम चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, तो असत्य आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए और बी आपके सत्य हैं, इसलिए हम असत्य पूछ रहा है, दो असत्य हैं दो सत्य हैं, तो आप कहेंगे कि ई आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए सारगैंसो सागर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला देखते हैं 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गया और नालंदा में पाई जाती है। अगला है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है वो अटाकामा है। कौन सा, अटाकामा, और ये फ्रेंड चिली में है। कहाँ पे, चिली में। अगला देख लीजिए कहा गया निम्न पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए, तो इनमें विचार करना है और सही की पहचान करना है। पहला कहा गया विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश भारत है, गलत। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कनाडा है, गलत। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो यही आपका सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी केवल ये 3 सत्य है। सबसे ज़्यादा
हम बात करें विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला, तो वो आपका ईरान है, और सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला कजाकिस्तान है, और वहीं हम बात करें विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अगला आइए, अगला है कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा मुंगेर में ये स्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो प्रशांत महासागर की धारा कौन सा नहीं है, तो अगुहास धारा प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो पहला चेक गणराज्य, वहीं हम बात करें स्लोवाकिया, तो ये दोनों सत्य हैं, ये स्थलरूढ़ देश है ना। तो वो कह रहा है कौन सा स्थलरूढ़ देश है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, यानी एक से अधिक। अगला है, रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार ये इनका महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ध्यान रखिएगा कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो होती है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो ध्यान रखना है भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी, और लिम्पोपो जो होगी वो लिम्पोपो जो नदी है वो आपको ध्यान रखना है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है उसके लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की घूर्णन गति। और वहीं हम देखें पृथ्वी की घूर्णन नहीं, पृथ्वी की परिक्रमण गति, और परिक्रमण गति के साथ साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23-23.5 डिग्री झुका होना, यानी ए और सी आपके सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। अगला 62 के बाद 63 क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम कांडला बंदरगाह है, और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है जी, कहा गया जैविक विविधता पर अभी समय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है, तो कौन सा शहर जुड़ा हुआ है, तो कार्टेजिना शहर जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला है, कृष्ण सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है, तो कृष्ण सागर बांध या जलाशय जो है इसका निर्माण हुआ था 1932 में, और ये कर्नाटका में है, और किस नदी पर है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है फ्रेंड कि निम्न कथनों पर विचार करें, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको हम देखते हैं और इस पे विचार करते हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्चुरीज का निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है। मिश्रित खेती की बात करते हैं फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य एक न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, तो सबसे कम आबादी वाला राज्य वो कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखें तो पंजाब, इन चारों में से पंजाब न्यूनतम आबादी वाला राज्य हो जाएगा। अगला है, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा सही क्रम है, तो पहला देखिए दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, यही सत्य हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है, तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच जो पर्वत है उसको काकेशस पर्वत के नाम से जानते हैं, और यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। अगला है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो इसका नाम है फ्रंटियर, और इसके द्वारा इसको HP के द्वारा HP
कंपनी के द्वारा बनाया गया। HP का फुल फॉर्म होता है हेवलेट पैकर्ड और 1939 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। 71 के बाद 72 हम देखेंगे फ्रेंड। 72 में कहा गया है कि किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। यानी पहला इसका जो भाषा है वो हिंदी है और दूसरा जो है वो उत्तराखंड है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा यह सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित है। अगला है आपका कि महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये स्कॉटलैंड बना है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वहीं हम बात करें आगे, अगला क्वेश्चन है 75। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो साउथ कोरिया ने एक चंद्र मिशन अपना लॉन्च किया है, इसका नाम है दानुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है खारची उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो खारची उत्सव जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। और वहीं हम बात करें कि नोखाई उत्सव, तो नोखाई जो है उड़ीसा से संबंधित होगा। और पश्चिम बंगाल का उत्सव की बात करें तो डोला जात्रा ये पश्चिम बंगाल का है। अम्बुबाची मेला जो है या अम्बुबाची मेला कभी कभी या अम्बुबाची त्यौहार ये असम से संबंधित है। अगला है हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर ए। अगला हम बात करें महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? तो महाकवि दिवस फ्रेंड 11 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया है कि दिए गए खनिज एवं उसके उत्पादन में प्रथम राज्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉक्साइट उड़ीसा प्रथम सत्य है। कोयला झारखंड ये प्रथम स्थान पर नहीं है। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। और दूसरे स्थान पर है झारखंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। अगला देखेंगे, कहा गया कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारत। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश तो कौन है? भारत। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो 27वां महालेखा नियंत्रक जो नियुक्त किया गया है फ्रेंड वो है भारती दास। कौन है? भारती दास 27वां ये महालेखा नियंत्रक हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये करी है कसावा करोसी ने। और ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 193। कितना? कुल सदस्यों की संख्या है 193। अगला हम बात करते हैं हाल ही में किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है जॉर्जिया मिलोनी को। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वहीं हम सियोमारा कास्त्रो की बात करें तो सियोमारा कास्त्रो जो हैं ये पुंडुरस की राष्ट्रपति प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। और हम मैगडेलना एंडरसन की बात करें तो मैगडेलना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और वहीं हम बात करें फियामो नाओमी मताफा की तो ये सामोआ की PM बनी हैं। तो इस तरह से आप ये सारे नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर बी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा जर्मन वॉच के द्वारा ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया जाता है। और ध्यान रखिएगा
इस बार 1, 2, 3 स्थान पर कोई नहीं है। चौथे स्थान जो प्राप्त हुआ है वो डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, और उसमें प्यारा भारत इंडिया की बात करें तो इंडिया को 10वां स्थान हासिल हुआ है। अगला है बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो सेहान करुणातिलका को दिया गया है। हाल ही में भारत के कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है? तो आंसर हो जाएगा 18वां। अगला देखते हैं 41वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है, तो ये आगरा में किया गया है। और सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये निक किर्गियोन्स को हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और राष्ट्रमंडल खेल जो खेला गया था वो 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक ये खेला गया, और इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ वो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने 78 टोटल मेडल जीते थे। वहीं भारत ने 61 जीते, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक भी शामिल है। अगला देखते हैं 91 क्वेश्चन हम देखेंगे। 91 क्वेश्चन है फ्रेंड कि पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गरुड़ ऐप की बात करें तो ये जारी जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। अंबेडकर अलाइव पुस्तक के राइटर कौन है? तो ये शशि थरूर साहब है। और पी साईनाथ की अगर बुक की बात करें तो इनके द्वारा द लास्ट हीरोज बुक लिखी गई है। वहीं हम बीमल जालान साहब की बात करें तो इनका जो बुक है इंडियाज स्टोरी है। और रशीद किदवई साहब की बात करें तो लीडर, पॉलिटिशियन और सिटीजन इनकी बुक है। अगला देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग परियोजना हिंद महासागर में शुरू की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम के द्वारा। बिहार में रबी महाभियान 2022 की शुरुआत हुई है, तो ये हुई है 19 अक्टूबर 2022 से। दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीता है, तो शशि पांडे ने बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गोपालगंज में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें, नेक्स्ट है कि बिहार को एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान ओडिशा को और तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन जो किया गया था ये 1829 के नियम 17 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम। और अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी। ये सारे सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में दास प्रथा को लॉर्ड एलन बैरो ने समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर और मुंगेर, ये दो भाग ऐसे थे जो अछूते रहे थे, यानी यहाँ विद्रोह जो है नहीं उठा था, यहाँ विद्रोह में मतलब से ये अछूता रहा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में ले लिया था, कब ऐसा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगी? ये महात्मा गांधी ने देखा था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो ये जो है चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, इसी में टीपू सुल्तान की लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इस समय जो वेलेजली जो था वो इनके विरुद्ध जो सेना लड़ रही थी, अंग्रेजी सेना, उसका नेतृत्व कर रहा था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? इंग्लैंड, डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सारे बुक के ये राइटर हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका किस अधिवेशन के लिए जो है महिला अध्यक्ष को चुना था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन 1917 में ये पहली कांग्रेस को महिला अध्यक्ष प्राप्त होती हैं, जिनका नाम था एनी बेसेंट, और ये आयरिश लेडी थी। और पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो 1900 ध्यान रखिएगा 25 में वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित जयप्रकाश नारायण नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे लोग संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर 114 का सी हो जाएगा। आगे हम बात करें, भू राजस्व महालवाड़ी प्रणाली क्षेत्रों में लागू की गई थी, तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपसे बोला गया है। तो विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है वो 58 ईस्वी में नहीं होती, यहाँ पे 57 ईस्वी में होती है, तो ये आपका जो है ये सत्य नहीं है। और हम बात करें शक संवत 78 ईस्वी में, हिजरी संवत 622 और गुप्त संवत 320, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 100 ये आपका 16 था, 17 देख लेते हैं। 117 है कि नचिकेता एवं कहा गया कि नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। अगला है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? तो दक्षिण अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर रोक दिया था। अगला है, मंगोल खां तरमाशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक
शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है कि पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय व्यापार संचालित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भड़ौच और घंटासाल, कैम्बे। ये आपका ऑप्शन नंबर ई इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि घंटासाल और ताम्रलिप्ति यहाँ से संचालित किया जाता था। तो एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक वैदिक साहित्य में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं हम बात करें 122 की, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल है। तो तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल की बात करें तो 2017 से 22 इसका कार्यकाल है। उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो अहिंसा इनके आदर्श में शामिल नहीं था, बाकी आचरण की शुद्धता, एकेश्वरवाद और आत्म सुधार ये शामिल था। अगला है, मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। अगला देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिम चंपारण है। अगला हम देखेंगे, अगला देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें कहा गया, बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये बात कही थी। बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार करी थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा तैयार किया गया था। किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहाँ रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? तो ये राजकुमार शुक्ला जो कि किसान नेता थे, इन्होंने गांधी जी को अनुरोध किया था। अजातशत्रु किनका उपनाम है? तो अजातशत्रु जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगला हम बात करें देखेंगे कि 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मुनीम खान को नियुक्त किया था। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो कैमूर है। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी। तो चावल की उत्पादकता 2447 किग्रा प्रति हेक्टेयर थी। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? तो मक्का की उत्पादकता की बात करें तो ये 5229 किग्रा प्रति हेक्टेयर थी। चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी है? तो सबसे अग्रणी जिला की बात करें तो आंसर हो जाएगा रोहतास जिला। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 400। अगला है 137 के बाद 138 देखेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 2.4%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला भाग संरक्षित क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्के बाग संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, भारत स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण निम्न में से किस राज्य में है? तो निम्न में से सबसे कम वनावरण जो है हरियाणा में है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।